आज हम बात करेंगे दृष्टि दोष से संबंधित निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता के बारे में। पिछले क्लास में हम जो चर्चा किए थे वो दूर दृष्टि दोष तक चर्चा किए थे। अब हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या इसी को मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया या एक और नाम अगर चाहे तो नियर साइटेडनेस कहा जा सकता। ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें निकट का वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ता लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। यानी निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता और दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। जैसे मान लें ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आँख है, तो इसमें क्या है कि इन्फिनाइट पर का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट पर के ऑब्जेक्ट का अगर रे पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये क्या होता है कि रेटिना से पहले ही इमेज बना देता, जिसकी वजह से यानी रेटिना के पहले यानी निकट में ही इमेज बना देता, जिसकी वजह से यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। हम आपको बताए थे जब कभी भी इमेज रेटिना पर बन जाए तभी प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। रेटिना के पहले या रेटिना के बाद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें अनंत पर का वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी दूर पर का वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा। अब दूर अनंत पर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। इस आँख का कोई न कोई अधिकतम दूरी पर रखा एक वस्तु होगा जहाँ पर के वस्तु को ये देख पाता होगा, तो वही इस आँख का यानी खराब आँख का फार पॉइंट होगा। मानते हैं इस आँख का ये वो दूर बिंदु है जहाँ पर के रखे वस्तु को यह स्पष्ट रूप से देख पाता होगा। तो ये मान ले ये प्रकाश की किरणें आई, ये कहाँ से हो गया? फार पॉइंट से आई। और आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये कहाँ से चली जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये रेटिना पर इमेज बना देगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना। देखो निकट दृष्टि दोष में होता क्या, अनंत पर का वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कोई न कोई दूर बिंदु होता है जहाँ पर के वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहाँ पर के वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो ये वह दूर बिंदु है जहाँ पर रखा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो। इसको हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। तो मतलब अनंत पर का वस्तु नहीं दिखा लेकिन कोई न कोई फार पॉइंट है जहाँ पर के वस्तु को हम देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात। अब है कि इस दृष्टि दोष का कारण क्या क्या हो सकता है। इस दृष्टि दोष का कारण यानी कॉज अगर देखें तो पहला कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना। अच्छा, आकार बढ़ने का मतलब ये है कि साइज बड़ा हुआ तो रेटिना पीछे भाग गया, जिसकी वजह से पहले जहाँ इमेज बन पा रहा था वहाँ अब इमेज बनने से भी इसको फ़ायदा नहीं हुआ, चूँकि रेटिना से पहले इमेज बन गया। नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना या इसी को दूसरे लहजे में कहें तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना ये हो सकता। इसके बाद अगर और कोई कारण पूछे तो एक कारण ऐसा हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, या कह सकते हैं नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, या ऐसे कह सकते हैं
नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये नेत्र लेंस मोटा होने का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो कैसे, तो एफ बराबर शायद आप लोग पढ़े होंगे R इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो R घटने का मतलब है, रेडियस घटने का मतलब फोकस घटेगा, रेडियस घटने का मतलब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। तो चलिए, ये था नेत्र लेंस मतलब ये निकट दृष्टि दोष का कारण। अब है कि इसका उपाय क्या हो सकता है। उपाय यानी रेमेडी, या इसको निवारण कहते हैं। तो निवारण के लिए जो हम देखेंगे, चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस व्यवहार किया जाता है। कोई पूछेगा अवतल लेंस ही व्यवहार कैसे किया जाएगा, इस बात को प्रूव करो। तो हम देखते हैं, हम कोई भी लेंस लगा सकते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आखिर यहाँ चश्मे में लेंस लगाने का मकसद क्या है? जहाँ पर के वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ पर के वस्तु को देख पाना। तो देखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को रखेंगे अनंत पर। क्यों? क्योंकि अनंत पर की वस्तु हम नहीं देख पा रहे थे। और प्रतिबिंब, अनंत पर के वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ बना देंगे जहाँ पर के वस्तु को हम देख पा रहे थे। तो इस आँख का फार पॉइंट अपना कोई न कोई था। भले ये खराब आँख का फार पॉइंट है, ये इन्फिनाइट से शिफ्ट कर गया आँख की तरफ, लेकिन जहाँ पर के वस्तु को नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर के वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना देंगे। तब वस्तु चूँकि ऐसे रखे, यहाँ पे रखे वस्तु को, ऐसे ये रेटिना पे इमेज बना दे पा रहा है। तो रेटिना पे जैसे इमेज बनेगा तो हम देख पाएंगे। तो फार पॉइंट पे अगर इमेज बनेगा देख पाएंगे। तो मतलब भी जो है वो हो जाएगा -x। चूँकि ये फार पॉइंट की दूरी को हमने x मान लिया, साइन कन्वेंशन के लिए 1/-x आएगा। तो 1/v, तो v की जगह आ जाएगा -x, u तो इन्फिनिटी और ये 1/f। तो -1/x इक्वल टू 1/f। तो देखो f इक्वल टू कितना, -x। फोकस दूरी कितना, तो -x, और 1/f को हम बोलते हैं p। तो p इक्वल टू -1/x, ये पावर। तो यहाँ चूँकि देखेंगे फोकस दूरी नेगेटिव आ रहा, फोकस दूरी नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस का ही हो सकता है, इसलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस ही लगाएंगे। तो चलिए, ये था दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दो दोष हम पढ़ चुके हैं। अब एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में हम थोड़ा सा देख लें, ये क्या है। तो ये कुछ नहीं, जरा का मतलब ही होता है एज, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। मतलब ये एजिंग के वजह से होता है। एजिंग यानी एज के बढ़ने के कारण। जरा का मतलब होता है जर, या जरा मतलब एज का ही ये फैक्टर काम करेगा यहाँ। ये जरा का मतलब ही शायद एज यानी उम्र से होता है। तो जरा दृष्टि दोष यानी उम्र बढ़ने के कारण ये दृष्टि दोष होता क्या, उम्र बढ़ने के बाद सिलियरी मांसपेशी अपनी प्रत्यास्था खो देती है। सिलियरी मांसपेशी के प्रत्यास्था खोने की वजह से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ये घटाने बढ़ाने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही घटाने बढ़ाने की क्षमता कम हो जाती है, इसको हम लोग मतलब कभी कभी नज़दीक की वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी दूर की वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए इस दृष्टि दोष में दोनों तरीके का दृष्टि दोष आता। जरा दृष्टि दोष पूछेगा क्या, तो किसी कारणवश मानव नेत्र में नज़दीक की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तु को भी देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, या ऐसे कहें कि दोनों निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है, वो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अगर इसका कारण पूछेगा तो अच्छा, इसमें होता क्या, तो इसमें निकट पॉइंट भी आँख से दूर भाग जाएगा, और नज़दीक मतलब फार पॉइंट भी आँख के नज़दीक चलाता, दोनों शिफ्ट कर जाता। और इसका कारण क्या हो सकता, तो वही कारण उम्र बढ़ने की वजह से सिलियरी मांसपेशी अपनी प्रत्यास्था खो देती है, जिसकी वजह से नज़दीक के साथ साथ
दूर के वस्तु को भी एडजस्ट करने में मतलब देखने में समस्या उत्पन्न। क्योंकि प्रत्यास्था खोने की वजह से वो लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ाते थे हम लोग रेडियस को चेंज वेंज करके, तो चूँकि उसमें संकुचन क्षमता ही घट जाता है तो हम लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नज़दीक के साथ साथ दूर की वस्तु को भी देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसका निवारण क्या है? तो जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब ही उम्र होता है यानी एज होता है, ये एजिंग फैक्टर है। एज की वजह से कभी कभी ये बच्चों में भी हो जाता है विशेष किसी बीमारी की वजह से। ये निवारण क्या? तो इसके लिए चश्मे में हम उचित फोकस दूरी का द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, यानी द्विफोक्सी लेंस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाईफोकल लेंथ। बूढ़े के चश्मे में आप देखते होंगे पूरा चश्मा का पावर एक जैसा होता है और नीचे एक पावर एक जैसा होता है। इस तरीके का आप चश्मा देखे होंगे, या कई बार इस तरीके का चश्मा होता तो बीच में एक छोटा गोल जैसा पावर और ऊपर का एक अलग पावर होता। इसमें बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस के साथ साथ अवतल लेंस भी होता है, क्योंकि दोनों दृष्टि दोष को दूर करना होता है। एक होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। ये अबिंदुकता को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कभी कभी वर्टिकल लाइन और कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन या दोनों देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर सुनेंगे, एक ऐसा दृष्टि दोष जिसको वर्टिकल लाइन या किसी किसी को हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको अबिंदुकता कहते हैं। अच्छा, इस अबिंदुकता का कारण क्या? ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया थोड़ा सा ऊबर खाबर हो जाता। कॉर्निया क्या हो जाता? ऊबर खाबर हो जाता। तो कॉर्निया में इर्रेगुलरिटी डेवलप हो जाता। इर्रेगुलरिटी का मतलब हुआ ऊबर खाबर हो जाना, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी उदग्र रेखा और कभी कभी क्षैतिज रेखा हमको दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा, इसको दूर करने के लिए हम किस तरीके के चश्मे का उपयोग करते हैं? तो इसको दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। कई बार इसको थिक एस्फेरोमीटर टाइप का, वो थिक एस्फेरिकल लेंस भी लिखेगा, थिक एस्फेरिकल लेंस। हालांकि थिक एस्फेरिकल लेंस नहीं लिख करके हम लोग सीधा लिखते हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये था दृष्टि दोष से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद का जो टॉपिक बच गया वो टॉपिक है माइक्रोस्कोप का। उसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे और बाद में टेलीस्कोप भी पढ़ना है। तो चूँकि अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो हम माइक्रोस्कोप के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। तो आज कम से कम सिंपल माइक्रोस्कोप तो हो ही सकता है, हम सिंपल माइक्रोस्कोप कम से कम देख लें। ये सिंपल माइक्रोस्कोप, हालांकि सिंपल माइक्रोस्कोप को बताने से पहले एक टर्म हम कोणीय आवर्धन के बारे में बताना चाहेंगे। कोणीय आवर्धन, ये कोणीय आवर्धन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन। ये कोणीय आवर्धन क्या है? इसी को हम लोग आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। ये प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण और वस्तु के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को हम लोग कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसी को मैग्नीफाइंग पावर भी या कोण एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण, प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण और वस्तु के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को ही कोणीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, इसमें एक कंडीशन है, ये जो वस्तु के द्वारा जब आँख पर बनाया गया कोण होता है तो वस्तु स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए।
फिर से सुनेंगे। सिंपल मैग्नीफिकेशन में क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण और वस्तु के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या इसी को मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। लेकिन ये वस्तु के द्वारा जो आँख पर बनाया गया कोण है, ये वस्तु बिना किसी डिवाइस का देखा जाना चाहिए, वो भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, यानी बिना किसी यंत्र की सहायता से जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर रखकर हम देखते हैं तो यानी वस्तु के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण और यह है प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण, इसी को हम लोग कोणीय आवर्धन कहेंगे। तो चलिए आज हम ये काम आएगा आगे, एंगुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आएगा। अब हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी ये लो फोकल लेंथ का सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो लो फोकल लेंथ का एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखो इस सिंपल माइक्रोस्कोप में इसके फोकस के अंदर जब कभी भी वस्तु को रखते हैं तो फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक वस्तु को रखें तो ये AB नाम का एक वस्तु, ये प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गई, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें गई तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगा, तो ये अपने फोकस से होकर के चला जाएगा। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही अनडेविएटेड चला जाता है। इसी को आभासी रूप से जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये किसी न किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, किसी न किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ये AB और ये क्या A डैश B डैश, क्या है A डैश B डैश। और यहाँ एक आँख लगा के जब हम देखेंगे तो ये प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण यही बीटा होगा। क्या होगा, बीटा होगा। कोई पूछेगा सर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए अलग से हम बता देते हैं कि हमने आपको कहा था कि जब वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण आँख पर होगा, बिना किसी यंत्र की सहायता से हम देखेंगे और वो भी वस्तु बिना किसी यंत्र की सहायता से और कितनी दूरी पर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए। अच्छा, ये भी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ही बनाते हैं। तो अभी जो हमने आवर्धन की बात की, आवर्धन में हमने क्या कहा, आवर्धन कोणीय आवर्धन, इसी को आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। तो ये बीटा बटे अल्फ़ा, तो बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू द ये 10 बीटा होगा और अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 अल्फ़ा होगा। तो M इक्वल टू ये 10 बीटा बटे 10 अल्फ़ा, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A डैश B डैश बाय बेस, तो ये बेस कितना, अच्छा जो बीटा ये है वही बीटा तो ये भी है, तो A डैश B डैश बटे D लिख सकते हैं। अच्छा 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको चूँकि यहाँ से यहाँ करें या यहाँ से यहाँ करें एक ही बात है, तो एक काम करते हैं इसको परपेंडिकुलर AB बटे X कर देते हैं। X यानी वस्तु जितने दूरी पर स्थित है ऑप्टिकल सेंटर से, 10 अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी हो जाएगा AB अब बटे ये परपेंडिकुलर बाय बेस D, तो M इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा,
तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी बटे एक्स डिवाइडेड बाय ए बी बटे डी। तो ए बी से भी कैंसिल, तो एम इक्वल टू कितना बचेगा डी बटे एक्स। तो डी बटे एक्स इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। क्योंकि एक्स जो है ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी जब फोकस दूरी के बराबर हो जाए तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। लेकिन वस्तु की दूरी, इसको केस 1 कर देते हैं, केस 1, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, डी पर बनता हो, डी पर बनता हो यानी स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब जो है ये आवर्धन m इक्वल टू बचेगा डी पर बनता हो, यानी x जो है ये u के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, यानी वस्तु की दूरी, ये जो x है ये वस्तु की दूरी u के बराबर होगा। तो ये m इक्वल टू कितना बचेगा, ये d बटे u, डी बटे यू। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, डी पर। अच्छा यू क्या होगा, वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होगा, वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको अगर देखना चाहें, अगर दर्पण सूत्र लगा दें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चूँकि x जो है वस्तु की दूरी u की दूरी के बराबर है, तो 1/v, v अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो d पर। वस्तु की दूरी कितना करेंगे, तो -x इज इक्वल टू 1/f। तो ये इसको सही से देखेंगे तो -1/d माइनस 1/d प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। तो 1/x इक्वल टू कितना, 1/f प्लस 1/d। तो 1/x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो 1/x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर m इक्वल टू डी इंटू 1/x। तो 1/x को क्या बोलते हैं, 1/d 1/f प्लस 1/d। तो d अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये d/f प्लस d/d, तो 1 प्लस d/f ये आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा। वो भी कब, जब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। इसी में केस 2 कर देते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। केस 2 में जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो। अच्छा अनंत पर बनता हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, यानी वस्तु को फोकस दूरी पर रख देंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा d/x। तो x की जगह क्या हो जाएगा, d/f। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो x यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा। तो इसमें वस्तु की दूरी x के जगह हम क्या रख देंगे, f। तो m इक्वल टू हो जाएगा d/f। ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर बन जाएगा। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा और हम प्रयास करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी यहीं निपट देते हैं, तब जो है केवल टेलीस्कोप बच जाएगा। और टेलीस्कोप को भी हम किसी दूसरे क्लास में अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर एक जगह रहता है तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी लगे हाथ यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें क्या होता है, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस था जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होता है और दोनों एक ही एक्सिस पे होता, दोनों एक ही एक्सिस पे होता, और दोनों लेंस की बीच की दूरी आवश्यकता अनुसार हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, 2 उत्तल लेंस होते हैं और दोनों लेंस को आवश्यकता हिसाब से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है और दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। जो लेंस वस्तु की ओर होती है उसको ऑब्जेक्ट लेंस,
और जो लेंस आँख की तरफ होती है उसको आई लेंस कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी कम होती है और आई लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। दोनों लेंस की बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। और एक वस्तु को हम यहाँ रखते हैं जो ऑब्जेक्ट लेंस के काफ़ी करीब है, ऑब्जेक्ट लेंस के करीब है, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु लेंस, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। इसके समानांतर गई प्रकाश की किरणें जो अपने फोकस से होकर के जाएगी और दूसरा जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी बिना विचलित हुए आर पार चली जाती है। तो पहले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अब इस वस्तु को जब इसके फोकस के अंदर घुसा देंगे तो ये समानांतर किरणें को ये अपने फोकस पे मोड़ेगी, समानांतर जाने वाली किरणें को अपने फोकस पे मोड़ेगी। जो ऑप्टिकल सेंटर पर गया वो अनडिविटेड अपने चला जाएगा। इसी को हम आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं, आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। देखिए यह जहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है फाइनल प्रतिबिंब यहीं बनेगा। इसको ए डबल डैश, इसको हम ए डबल डैश और ये बी डबल डैश कहेंगे। और याद रखेंगे ये प्रतिबिंब के द्वारा जो आँख पर बनाया गया कोण बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा। और इसके फोकस के अंदर बना तो इसका फोकस एफ ही इधर रहेगा, इसके फोकस के अंदर चला गया। और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना ये भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ये आँख के करीब है, इसीलिए इसको आई लेंस कहे थे। ये क्या है बीटा, ये क्या है बीटा प्रतिबिंब के द्वारा आपको। अच्छा वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु को बिना लेंस की सहायता यानी बिना यंत्र की सहायता से देखेंगे, वो भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पे होनी चाहिए, यानी डी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। और ये क्या ए बी, और ये डी डिस्टेंस पे हम वस्तु को रखें तो वस्तु द्वारा जो आँख को बना कोण है क्या अल्फा। तो अब हम देखेंगे कोणीय आवर्धन तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा कितना, बीटा को हम 10 बीटा लिखेंगे, बेटा अप्रॉक्स इक्वल टू 10 बीटा, अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल टू 10 अल्फ़ा। क्यों, चूँकि बीटा लगभग इक्वल टू 10 बीटा होता और अल्फ़ा लगभग इक्वल टू 10 अल्फ़ा होता। तो 10 बीटा ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए डैश बी डैश, अब बेस क्या होगा O2 A डैश, O2 A डैश परपेंडिकुलर बाय बेस। और अल्फ़ा क्या होता, तो अल्फ़ा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो क्या होगा ए बी बटे ये बेस कितना तो डी, ए बी बटे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखेंगे m इक्वल टू कितना ए डैश बी डैश बटे ए बी, और ये कितना हो जाएगा डी बटे O2 A डैश। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एक्चुअल में है क्या, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये क्या वस्तु की ऊंचाई, लेकिन किस लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो इसको हम लोग वी नोट बटे यू नोट लिख सकते हैं। तो वी नोट बटे यू नोट, नोट मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये वस्तु की ऊंचाई, लेकिन किसके लिए तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो ये वी नोट बटे यू नोट। तो हम इसको चाहें तो ए डैश बी डैश को एच आई बटे एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भी बटे यू, तो भी नोट अब बटे यू नोट। अच्छा इंटू डी O2 A डैश, तो O2 A डैश को हम क्या लिखेंगे तो -x लिख सकते हैं या माइनस यू ई, तो माइनस यू ई, चूँकि O2 A डैश जो है ये वस्तु की दूरी है लेकिन आई लेंस के लिए, इसीलिए यू ई लिख दिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, तो ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो वस्तु की दूरी
फोकस दूरी के बराबर होगा। तो m इक्वल टू माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे यू को हम क्या लिखेंगे एफ ही, यू को क्या लिखेंगे एफ ही। तो चलो ये आवर्धन हो गया। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हूँ, अनंत पर बनता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम लोग माइक्रोस्कोप की लंबाई कहेंगे, इसको L से डिनोट करते हैं। तो L की दूरी अगर निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी तो वी नोट, और यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी तो ये यू ई। तो वी नोट प्लस यू ई, ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इन दिस केस। तो किस केस में, जब अंतिम प्रतिबिंब का बनता हो अनंत पर बनता हो। अच्छा केस 2 की जब हम बात करेंगे, जब प्रतिबिंब डी पर बनता हूँ, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता हो, डी यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v कितना, v जो है ये कहाँ बनेगा तो d पे, तो v इक्वल टू माइनस डी। u वस्तु की दूरी तो कितना, तो u ई, तो वस्तु की दूरी कितना तो u ई, तो u ई ये भी क्या आ जाएगा निगेटिव, अब प्लस 1/f ही, चूँकि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये माइनस 1/d प्लस 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ही। तो 1/u ई इक्वल टू हो जाएगा 1/f ही, चूँकि ये f ही लगा दिए फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, तो प्लस 1/d। तो 1/u ई का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1/u ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो m इक्वल टू माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू डी गुना 1/u ई। तो 1/u ई तो क्या जाना हो जाएगा 1/f ही प्लस 1/d। तो d अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो माइनस वी नोट बटे यू नोट, यह हो जाएगा 1 प्लस डी बटे एफ ही, 1 प्लस डी बटे एफ ही। ये क्या मैग्निफिकेशंस है, और मैग्निफिकेशंस जब कभी भी निगेटिव होगा इसका मतलब है उल्टा प्रतिबिंब बना। यहाँ भी मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो उल्टा प्रतिबिंब बना होगा। अगर मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव आता तो इसका मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनने की वजह से मैग्निफिकेशंस नेगेटिव आया। तो यहाँ मैग्निफिकेशन कितना होगा तो वी नोट बटे यू नोट इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ही। अच्छा इस केस में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप अगर पूछेगा तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो वी नोट अब प्लस यू ई, वी नोट प्लस यू ई, ये क्या डी बटे एफ ही, डी बटे एफ ही याद रखेंगे। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले क्लास में हम टेलीस्कोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। धन्यवाद।